हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है अंतर स्पष्ट करना हम लोग को किनके बीच में, न्यायिक और कल्प न्यायिक कार्यों के बीच में, प्रत्यायोजित विधान या सशर्त विधान के बीच में, और दंड संबंधित पक्षपात और व्यक्तिगत पक्षपात बीच में। तो हम लोग को अंतर पढ़ने हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और अंतर इनमें से आ सकता है, तो ये अंतर वाला पूरा टॉपिक ही आ सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ अंतर एक ना एक आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यायिक और कल्प न्यायिक कार्य के बीच में क्या अंतर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यायिक और कल्प न्यायिक कार्य के बीच में अंतर में जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल कल्प न्यायिक कार्य को क्या कहते हैं, फंक्शन, उनके बीच में क्या अंतर होता है। तो न्यायिक कार्य की जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं। न्यायिक कार्य वे कार्य हैं जो न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। न्यायिक कार्य क्या है, वे कार्य हैं जो न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जहाँ आधिकारिक रूप से विवाद का समाधान किया जाता है। तो न्यायिक कार्य क्या है, वे कार्य हैं जो न्यायालय द्वारा क्या किए जाते हैं, न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जहां आधिकारिक रूप से विवाद का समाधान किया जाता है। यहाँ आधिकारिक रूप से विवाद का समाधान किया जाता है। कल्प न्यायिक कार्य क्या होते हैं, क्वासी जुडिशियल फंक्शन में, क्वासी जुडिशियल फंक्शन में होता है। कल्प न्यायिक कार्य वे कार्य हैं जो न्यायालय जैसी विशेषताओं के साथ किए जाते हैं। कल्प न्यायिक कार्य वे कार्य हैं जो न्यायालय जैसी विशेषताओं के साथ किए जाते हैं, लेकिन उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं करना होता, और जिन्हें उन्हें क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं करना होता है। यह अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों या विशेष निकायों को दिए जाते हैं, और यह अधिकार क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों या विशेष निकायों को दिए जाते हैं। उन्हें कल्प न्यायिक कार्य कहते हैं। देखो, दो न्यायिक कार्य होते हैं, एक न्यायिक कार्य, एक कल्प न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य वे कार्य होते हैं जो न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसे जो मतलब कि कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, जहां आधिकारिक रूप से विवाद का समाधान किया जाता है, जहां अधिकार के रूप से, आधिकारिक रूप से, अधिकारों के रूप से क्या होता है, विवाद होता है, उसके समाधान किया जाता है। और कल्प न्यायिक कार्य, क्वासी जुडिशियल फंक्शन वे होते हैं जो न्यायालय जैसी विशेषताओं के साथ किया है, मतलब न्यायालय जैसी विशेषताएं हैं उनके साथ किए जाते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा नहीं किए जाते हैं। लेकिन उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं करना होता, लेकिन उन्हें क्या होता है, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका पूर्ण पालन करना नहीं होता है। यह अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों या विशेष निकायों को दिए जाते हैं। ये अधिकार किसे किसे दिए जाते हैं, प्रशासनिक कोई अधिकारी होगा या कोई विशेष निकाय है, उन्हीं को दिए जाते हैं क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के लिए। इसके पैरामीटर कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं, एक उसके न्यायिक कार्य और कल्प न्यायिक कार्य में अंतर बताएं। पैरामीटर, प्राधिकरण के पैरामीटर पे देखें तो न्यायिक कार्य कहाँ होते हैं, न्यायालय में। कल्प न्यायिक कार्य कहाँ होते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक निकाय में होते हैं। ठीक है, न्यायालय में, और इसमें प्रशासनिक प्राधिकरण में या अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, उनमें होते हैं। प्रक्रिया इसमें क्या होती है, कानून द्वारा निर्धारित पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, जो कानून द्वारा निर्धारित है। इसमें न्यूनतम न्यायिक प्रक्रिया, कुछ न्यायिक प्रक्रिया सिद्धांतों का पालन, यानी क्या, तो न्यूनतम न्यायिक प्रक्रिया हो गया, कुछ न्यायिक प्रक्रिया सिद्धांतों उनका पालन कर लेंगे। विवाद का समाधान कैसे होता है, आधिकारिक विवाद का अंतिम समाधान होता है इसमें न्यायिक कार्य में। और अन्यायिक कार्य में क्या होता है, विशिष्ट विवादों या शिकायतों का समाधान होता है। कोई विशिष्ट विवाद हो गया, जो शिकायतें, उन्हीं का समाधान इसमें होता है। इसमें आधिकारिक विवाद का अंतिम समाधान होता है। साक्ष्य का महत्व क्या है, साक्ष्य अधिनियम का पूर्ण पालन होगा। साक्ष्य अधिनियम मतलब एविडेंस एक्ट का पूर्ण रूप से इसमें पालन होता है, और साक्ष्य अधिनियम का अनौपचारिक अनुपालन होता है, अनौपचारिक तरीके से अनुपालन होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, दीवानी या अपराधी मामले न्यायिक कार्य में आते हैं, और जैसे कि कल्प न्यायिक कार्य में कर निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनहीनता, किसी ने कुछ कर दी, कोई कार्रवाई हो गई, जैसे किसी होता नहीं, मिनिस्टर पे हो जाती है, या कोई छोटी अनुशासनहीनता कर दी है, तो इस जो मैटर होता है वो कल्प न्यायिक का जो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान क्या होता है। प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान के बीच में अंतर करना, या डेलीगेटेड और कंडीशनल जो लेजिस्लेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं जो प्रत्यायोजित विधान होता है और सशर्त विधान क्या होता है। प्रत्यायोजित विधान को पढ़ेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विधायिका यानी कि संसद और विधानसभा, यह वह प्रक्रिया है जिसमें विधायिका, संसद और विधानसभा अपने अधिकारों का एक हिस्सा कार्यपालिका को सौंप देती है। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो विधायिका होती है, वो संसद या विधानसभा होती है, वो अपने अधिकारों का एक हिस्सा, जो अपने एक अधिकार होते हैं उनका एक हिस्सा क्या करती है, कार्यपालिका को सौंप देती है। कार्यपालिका द्वारा नियम, विनियम, आदेश या निर्देश बनाए जाते हैं। तो कार्यपालिका द्वारा क्या होते हैं, नियम, विनियम, आदेश या निर्देश क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। सशर्त विधान को देखेंगे, यानी कंडीशनल लेजिस्लेशन को देखेंगे, तो सशर्त विधान वह विधान है जहां विधायिका कानून का ढांचा प्रदान करती है। तो सशर्त विधान क्या है, वह विधान है जहां विधायिका क्या करती है, कानून का ढांचा प्रदान करती है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण कार्यपालिका पर छोड़ देती है। और इसको लेकिन इसे जो कार्यान्वित करने के लिए, मतलब
कार्य में लाने के लिए करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण कार्यपालिका पर छोड़ देती है। जो कुछ शर्तें उनका निर्धारण क्या होती है, कार्यपालिका पर छोड़ देती है। तो सशर्त विधान प्रत्यायोजित विधान में मुख्य क्या अंतर है, तो प्रत्यायोजित विधान क्या होती थी, पढ़ाई चुका हूँ, वह प्रक्रिया जिसमें विधायिका या संसद या विधानसभा अपने अधिकारों का एक हिस्सा क्या दे कार्यपालिका को सौंप दे, अंतिम परिषद या मंत्री किसी को भी सौंप दे जो कार्यपालिका में हो। कार्यपालिका द्वारा नियम विनियम आदेश या निर्देश बनाए जाते हैं, ठीक है, वो कार्यपालिका द्वारा जो नियम विनियम आदेश और निर्देश वो बनाए जाते हैं। सशर्त विधान यानी कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होगा, सशर्त विधान में विधान है जहाँ विधायिका कानून का ढांचा प्रदान करती है, जहाँ क्या करती है विधायिका कानून का ढांचा प्रदान करती है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण कार्यपालिका पर छोड़ देती है। लेकिन इसको अगर वर्क प्रोसेस में लाना है तो उसका कुछ निर्धारण क्या करती है, वो कार्यपालिका पर छोड़ दी, कुछ शर्तों का निर्धारण जो है वो कार्यपालिका पर छोड़ देती है, इसीलिए सशर्त विधान कहते हैं, कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। पैरामीटर्स इसके क्या क्या है भाई, इसके पैरामीटर्स देख लो। परिभाषा इसकी क्या है, तो विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अधिकार का हस्तांतरण होता है और इसमें विधायिका द्वारा निर्धारित शर्तों को कार्यपालिका लागू करती है। जो विधायिका द्वारा निर्धारित शर्तें हैं उनको कार्यपालिका ही लागू करती है। स्वतंत्रता का स्तर क्या होता है, इसमें कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने की स्वतंत्रता होती है और कार्यपालिका केवल विधायिका द्वारा निर्धारित शर्तों को लागू करती है। लागू करने का तरीका तो इसमें क्या है, नए नियम और विनियम बनाती है प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत, और सशर्त विधान के अंतर्गत पहले से बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो पहले से बनाए गए नियम उन्हीं को लागू करना, उसमें नए नियम विनियम बनाती है प्रत्यायोजित विधान में। नियंत्रण का स्तर क्या होता है, तो अधिक लचीला और कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर करता है, अधिक लचीला होता है, कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। नियंत्रण का स्तर देखें, और कार्यपालिका के पास सीमित अधिकार होते हैं सशर्त विधान में, ठीक है। और उदाहरण के रूप में देखें तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो नियम बनाना, जो मोटर वाहन अधिनियम था उसके तहत नियम बनाना प्रत्यायोजित विधान के नियम उसी के आधार पर हुआ था। और सीमाओं के आधार पर कर की दरें तय करना, मतलब सीमाओं के आधार पर लिमिट्स के आधार पर क्या करना, कर है जो टैक्स रेट है उनको क्या करना, कम करना या तय करना, जो भी करना, कम करना बढ़ाना जो भी करना तय करना, सशर्त विधान के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे आखिरी हम लोग का टॉपिक अंतर किसका है, धन संबंधित पक्षपात और व्यक्तिगत पक्षपात के बीच में अंतर। एक धन संबंधित पक्षपात होता है, एक व्यक्तिगत पक्षपात होता है। पिक्यूनरी और पर्सनल जो बायस होता है, बायस वो क्या होता है, पक्षपात। धन संबंधित पक्षपात या कि पिक्यूनरी बायस क्या होता है, जब निर्णय लेने वाला व्यक्ति किसी वित्तीय लाभ या हानि में सीधे रूप से रुचि रखता है। जब निर्णय लेने वाला व्यक्ति है वो किसी वित्तीय लाभ या हानि में, मतलब कोई वित्तीय लाभ हो या हानि हो उसमें सीधे रूप से रुचि रख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, तो इसे धन संबंधित पक्षपात कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, धन संबंधित पक्षपात कहते हैं, यानी वित्तीय लाभ है इसमें, ठीक है। और उदाहरण के रूप में देखें, एक न्यायाधीश एक कंपनी के मामले में फैसला देता है जैसे वह खुद शेयर धारक है, मतलब ऐसे कोई न्यायाधीश है, वह कंपनी के मामले में ऐसे फैसला दे रहा है कि सही दे रहा है, इसमें उसमें कुछ शेयर पड़े हुए हैं, अगर भाई कंपनी के खिलाफ केस हो जाएगा तो उसमें शेयर के रेट गिरेंगे, वो भी नुकसान में आएगा, इसीलिए वो इसमें निर्णय देता है। इसे क्या कहते हैं, वित्तीय बायस, यानी कि फाइनेंशियल बायस में क्या कह रहे हैं, पिक्यूनरी बायस, धन संबंधित पक्षपात। व्यक्तिगत यानी पर्सनल बायस में क्या कह रहे हैं, जब निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रिश्ते भावनाओं के आधार पर पक्षपात करता है। जैसे कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, वो अपना कोई व्यक्तिगत रिश्ता है, भावनाएं है, उनके आधार पर क्या कर रहा है, पक्षपात करता है, तो इसे क्या करते हैं, व्यक्तिगत पक्षपात कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पक्षपात कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने रिश्तेदार के पक्ष में फैसला सुनाता है। तो कोई होता है एक प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपने रिश्तेदार के पक्ष में क्या सुनाता है, फैसला सुनाता है। इसके पैरामीटर्स क्या क्या है, स्वरूप क्या होता है इसका, इसका स्वरूप होता है धन संबंधित पक्षपात और व्यक्तिगत पक्षपात में देखेंगे तो वित्तीय लाभ या हानि से प्रति झुकाव होता है, उसमें व्यक्तिगत रिश्तों या भावनात्मक जुड़ाव से प्रति झुकाव होता है। झुकाव दोनों तरफ है, बायस पक्षपात दोनों तरफ है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो न्यायाधीश का संबंधित व्यवसाय में वित्तीय हित होता है और निर्णयकर्ता का किसी पक्षकार के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होता है, ठीक है। और प्रभाव को देखेंगे तो अधिक गंभीर, क्योंकि यह आर्थिक अनैतिकता को इंगित करता है। इसका प्रभाव क्या होता है, अधिक गंभीर होता है क्योंकि आर्थिक अनैतिकता को इंगित कर देता है और नैतिकता और निष्पक्षता को प्रभावित करता है। नैतिकता को प्रभावित करता है, निष्पक्षता को भी क्या करता है, साथ ही साथ वो प्रभावित करता है। नियंत्रण को देखेंगे तो निर्णयकर्ता को तुरंत अलग होना चाहिए, जो निर्णय करता है उसको तुरंत ही अलग होना चाहिए और इस पर न्यायालय निर्णयकर्ता की निष्पक्षता को जांचता है। इसमें जो न्यायालय होता है तो निर्णयकर्ता की निष्पक्षता को क्या करता है, जांचता भी है। इसमें निष्कर्ष ये निकलेगा, इसमें निष्कर्ष आखिरी में क्या निकलेगा, सब में कंक्लूजन कि न्यायिक और कल्प न्यायिक कार्य में क्या होता है, न्यायिक प्रक्रिया कठोर होती है और जबकि कल्प न्यायिक कार्य लचीला और त्वरित समाधान होता है, फटाफट समाधान के लिए होता है। प्रत्यायोजित और सशर्त विधान में क्या कह रहा है, प्रत्यायोजित विधान में कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता मिलती है और जबकि सशर्त विधान में विधायिका के निर्देशों तक ही सीमित रहता है, वो जो निर्देश देगी वही वो काम करती है।
धन संबंधित और व्यक्तिगत पक्षपात होता है। धन संबंधित पक्षपात वित्तीय हितों पर आधारित होता है, जबकि व्यक्तिगत पक्षपात भावनात्मक रिश्तों पर आधारित होता है। ये अंतर जो है, ये अंतर प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। और ये अंतर क्या करता है, हम लोग को प्रशासनिक और जो न्यायिक प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता बहसपन को सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं, करने में उसे मदद करते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक था, 3 अंतर थे हम लोग के प्रमुख वो हम लोगों ने पढ़ लिए। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई इसमें टफ कोई डिफरेंशिएशन नहीं था इन तीनों में। और यही हम लोग का आज का वीडियो था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप में तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड लगा के आप एक दो बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।